हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका अपना फिजिक्स टीचर केशव मिश्रा आपके बीच हर बार की तरह इस बार फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के अध्याय 3 वैद्युत धारा के बहुविकल्पी तथा अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के समरी के बारे में पढ़ा था और आज जो नई वीडियो ला रहे हैं इसमें हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, स्टार्ट करने के पहले हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 3। हाँ, इसमें देखिए हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न जो भी हम लोग दिए हुए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे कि बोर्ड में कैसे आते हैं क्वेश्चन, कैसे उनको सॉल्व करना है। बहुविकल्पी प्रश्न आपके 1 नंबर के हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? अनुगमन वेग Vd की वैद्युत क्षेत्र E पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन होता है? आप लोगों को समरी में भी मैंने डिस्कस किया था। क्या होता है अनुगमन वेग? जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो वैद्युत क्षेत्र में से उसमें क्या रिलेशन बनता है? तो वहाँ पे एक रिलेशन हम लोगों को बना था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था क्या था, Vd जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हम लोग सीधे इसको देखते हुए ही डायरेक्ट तो हम लोग क्या कर देंगे, E के प्रोपोर्शनल के बराबर होता है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, जो कि 2014 में पूछा भी गया है। यानी क्या हो जाएगा, Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, यानी आपका अनुगमन वेग जो है वैद्युत क्षेत्र के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो इससे क्या होगा, अब देखिए क्या है, अगर इस तरीके से आप डिस्कस किए रहेंगे, क्वेश्चन आपको फॉर्मूले याद रहेंगे, क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछ दिया जाए तुरंत आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ Vd वाले फॉर्मूला में ए हमारा क्या था, पावर कुछ नहीं था, सिंगल पावर था बस। Vd क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E हो गया, डायरेक्ट आप आंसर मार देंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग अनुगमन वेग अपवाह वेग Vd में संबंध है। अब देखिए मैंने क्या बताया था, Vd और इसमें क्या संबंध पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था J इक्वल टू क्या होता है, धारा घनत्व क्या होता है, I अपॉन A होता है। ठीक, और I का मान जो था वो क्या आता था हम लोगों का, NeAV इंटू D अपॉन में A होता था। यानी धारा क्या होता था उसमें, जो अनुगमन वेग के रूप में जो एक व्यंजक आता था NeAVD आता था। यहाँ से A से A हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या फार्मूला मिल जाएगा, J इक्वल टू NeVD। यह आपका धारा घनत्व का फार्मूला आ जाएगा, J इक्वल टू NeV इंटू डी। तो आपका कौन सा, ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? तो कुछ चीज़ें जैसे फार्मूला आपको नहीं भी याद है तो रिलेशन याद है, J इक्वल टू I अपॉन A होता है, I का फार्मूला NeAVD होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में, एरिया अपॉन में एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, धारा घनत्व J इक्वल टू NeVD आ जाएगा आपका। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देख लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। चलिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, मैं हम लोगों ने पढ़ा था, प्रतिरोधकता को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। क्या फार्मूला बनता है यहाँ से हम लोग अगर देखें तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता था, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला आया था, जहाँ पे R हमारा प्रतिरोध था, L हमारी चालक की लंबाई थी, A हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था और रो हमारा क्या था, विशिष्ट प्रतिरोध था। इसी का हमको क्या पूछा है, मात्रक पूछा है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पूछा है, इसको एक साइड रहने दीजिए, बाकी सबको एक साइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, R A अपॉन L।
ये आ जाएगा। आर हमारा क्या हो गया, एरिया क्या होगा, लेंथ का स्क्वायर होता है, तो लेंथ का स्क्वायर अपान में एल मान लो, एक एल से एल कट जाएगा, यानी क्या मिल जाएगा हमको, ओम मीटर। यानी हमारा क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये वाला है। ये इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, हमें फार्मूला पता है और वशिष्ठ प्रतिरोध का मात्रक पूछा है, सीधे हम लोग क्या करेंगे, इसको एक साइड करके इसका मात्रक निकाल लेंगे इस तरीके से। तो क्या आ जाएगा, ओम मीटर आ जाएगा। क्लियर है। तो वशिष्ठ प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, ओम मीटर हो गया। अब क्या दिया हुआ है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होगा बताइए, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होगा। अब देखिए इसमें क्या दिया है, किलोवाट घंटा दिया है, किसका मात्रक होगा, किलोवाट दिया है और घंटा है, यानी क्या हो गया, ये किसका मात्रक होगा, किलोवाट घंटा। या देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है, वाट यानी पी हो गया और टाइम टी हो गया, तो किसका मात्रक होगा ये। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पी इक्वल टू क्या था, प्रति एकांक समय में कितना कार्य हो रहा है, वही क्या होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, उसकी विद्युत शक्ति होती है। ठीक है, यानी यहाँ से अगर हम लोग करें तो W का अगर निकाले P इंटू टी, यानी वॉट है तो वॉट का क्या हो सकता है, बड़ा यूनिट की मात्रा क्या होता है, किलोवाट दे दिया है, समय का भी सेकेंड से घंटा दे दिया है, तो किलोवाट घंटा का किसका मात्रक बन जाएगा, यहाँ देख रहे हैं कार्य का, कार्य हमारा क्या हो गया, विद्युत ऊर्जा के बराबर हो गया। P हमारा विद्युत शक्ति है, होता है ना, पावर क्या होता है, पर यूनिट सेकेंड में कितना वर्क कर रहा है वो हमारा पावर हो गया, विद्युत शक्ति हो गया। यानी P इंटू टी अगर हम लोग कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा, W के बराबर है, यानी W अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, कार्य हो गया, या हमारी क्या होगी, विद्युत ऊर्जा हो गई। यहाँ से हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, लेकिन इसको समझना पड़ेगा आपको, लिखा क्या है, किलोवाट घंटा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। किलोवाट घंटा तो आप तुरंत दिमाग में लगाएंगे वाट घंटा, वाट यानी पावर हो गया, घंटा इंटू टाइम हो गया, यानी पावर इंटू टाइम। पावर टाइम किसके बराबर होता है, W के बराबर होता है। डायरेक्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा के बराबर हो जाएगा आपका, ना ये होगा, ना प्रतिरोधकता होगा, ना धारा घनत्व होगा, सीधे क्या करेंगे आप, विद्युत धारा पर टिक लगा देंगे। क्लियर है। चलिए देख लीजिए इसको, ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं 1 नंबर के, जो कि कम समय में आप अच्छे से कर सकते हैं इसको। चलिए क्लियर कर रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया है आप लोग, क्वेश्चन दिए गए परिपथ संधारित प्लेट पर आवेश क्या है, ये आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। मैं समझा दे रहा हूँ क्या पूछा है इसमें, परिपथ चित्र में संधारित्र की प्लेट पर आवेश, ये हमारा यहाँ पर संधारित्र लगा है, माइक्रोफेराड इसका मान दिया हुआ है। ठीक, इस पर कितना आवेश है इसका ये मान निकालना है। ठीक है, अब इसको आप लोग होमवर्क में करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन जरूर करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कठिन कुछ नहीं है, बस आपको तरीका पता रहना चाहिए कैसे सर्किट सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर हमें देखें यहाँ पे एमएफ तीनों का पता चल जाए तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, इसका अगर हमें वोल्टेज मिल गया तो फार्मूला होता है क्या, C इक्वल टू Q इक्वल टू सी भी फार्मूला होता है। C दिया है, V हमें पता चल जाए, Q निकाल लेंगे, तो बस यही करना है, इसको आप लोग होमवर्क करके आएंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया है। 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समायोजन का विद्युत वाहक बल्ब होगा, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। देखिए क्या होता है, जब भी जैसे हम लोग मान लेते हैं वोल्टेज हमारा जो होता है क्या होता है, अगर हम लोग बार बार पढ़े हैं कि क्या होता है, पैरेलल फॉर्म में या समानांतर क्रम में क्या होता है, तीनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं, तीनों बराबर होते हैं। तो इन तीनों को अगर समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, अगर ये मान लेते हैं V है, ये भी V है, ये भी V है, तो तीनों को क्या आता है, हमारा V आता है। क्या आता है, V आता है। ठीक है, जैसे अगर क्या दिया हुआ है,
3 सेलों को समानांतर क्रम में जोड़े हैं तो हमारा मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 वोल्ट के हैं। समानांतर क्रम में क्या होते हैं, बराबर होते हैं हमारे क्या, विभव, और ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारे क्या होंगे, समानांतर क्रम में वैद्युत वाहक बल बराबर होंगे। यानी 6 वोल्ट है, 6 है, तीनों का नेट हमारा क्या निकलेगा, क्या होगा, समायोजन का जो वैद्युत वाहक बल होगा वो क्या होगा, 6 वोल्ट ही आएगा। इसको हमेशा दिमाग में रखे रहिएगा, क्या होगा ऑप्शन 6 वोल्ट। चाहे जितने भी लगा दे, अगर सेम लगाए हैं तो उसका मान कितना ही आएगा, 6 ही आएगा। चलिए देख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थ्योरी पार्ट है। ये थ्योरी पार्ट पे आपका बहुविकल्पी प्रश्न बना दिया गया है कि जैसे ही एक धातु एवं अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है, एक सेकेंड, जैसे ही एक धातु एवं अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है तो क्या होता है, दोनों की चालकता बढ़ जाती है या दोनों की चालकता घट जाती है, या धातु की चालकता बढ़ जाती है, अर्धधातु की घट जाती है, या फिर धातु की चालकता घट जाती है तथा अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। जैसे ही किसी धातु एवं अर्धचालक के ताप में वृद्धि करते हैं, अगर धातु है मान लीजिए, ठीक है, चालक है, उसके ताप में वृद्धि करते हैं तो क्या होगा भाई, उसकी चालकता घट जाएगी, यानी धातु की चालकता घट जाएगी। धातु की घट जाती है तथा अर्धधातु की क्या होती है, अर्धचालक की चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये हमेशा आप दिमाग में रखे रहिए, अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो धातु की चालकता क्या होती है, घट जाती है, उसका प्रतिरोध बढ़ने लगता है, चालकता उसकी घट जाती है, और अर्धचालक की चालकता क्या होती है, वो बढ़ जाती है। ये आपके थ्योरी पार्ट है, इसको लर्न करके रखेंगे, दिमाग में रखेंगे। 2023 में पूछा भी गया है यूपी बोर्ड में, ये दिया है धातु की चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और अर्धचालक की बढ़ जाएगी। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। चलिए और क्या दिया है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक समान विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध की आदर्श बैटरियां समानांतर क्रम में जोड़ी हैं, इनका तुल्य विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, इनका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। और ये तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, अभी क्या, अभी क्वेश्चन भी किए, क्या होता है, समानांतर में सब बराबर होते हैं, तो तुल्य में हमारा क्या आता है, ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तुल्य विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, E = E1 = E2, और R क्या हो जाएगा, लेस देन R1 और लेस देन R2, यानी जो नेट हमारा क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध आएगा वो क्या होगा, दोनों से कम होगा। ठीक है, लेकिन विद्युत वाहक बल क्या होगा, बराबर होंगे सब। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए, ये आपका इसका ऑप्शन 4 हो गया, 22 का भी 4 हो गया ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये आपके थे बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए उसको डिस्कस करते हैं, क्या है क्वेश्चन, किस तरीके का बन रहा है। बहुविकल्पी प्रश्न आपने देख लिया किस तरीके के होते हैं, कुछ थ्योरी पार्ट हो गए, कुछ डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड हो जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकली बेस्ड हो जाते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, तो आपने देखा कैसे करना है इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि आपका 1 अंक का ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है, तो इसको आइए देखते हैं हम लोग। क्या दिया है, वैद्युत क्षेत्र बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी हम लोगों ने बहुविकल्पी में देखा था क्या होता है, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र में क्या रिलेशन बना था, हमने देखा था VD जो था क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E था। यानी क्या होगा, अब इसमें दिया है वैद्युत क्षेत्र बढ़ाएंगे, वैद्युत क्षेत्र बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अनुगमन वेग भी बढ़ेगा भाई, अनुक्रमानुपाती है, ये बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखा है, वैद्युत क्षेत्र बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका अनुगमन वेग भी बढ़ जाएगा। तो आप कैसे बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे, चूंकि VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, अतः वैद्युत क्षेत्र बढ़ाने पर अनुगमन वेग बढ़ जाता है। एक लाइन या 2 लाइन में लिख के फॉर्मूला लिख दीजिए, 1 नंबर के लिए काफ़ी है इतना।
तो ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में एक क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी चालक के सिरों के बीच कोई भी विभवांतर न लगा हो तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होगा। भाई हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर उसके सिरों के बीच कोई विभवांतर न हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ा था कि ईएमएफ क्या होता है, उसका शून्य होगा। और ये जो अनुगमन वेग आता था ईएमएफ की वजह से, यानी बाहरी जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र होता है उसी की वजह से क्या होता है, संघट्ट होता था और आवेश क्या होते थे, विक्षेपित हो जाते थे, जिसकी वजह से उनका एक अनुगमन वेग हो जाता था। तो जब यहाँ पर विभवांतर है ही नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, कोई अनुगमन वेग होगा ही नहीं इनका। यदि किसी चालक के सिरों के बीच कोई विभवांतर ना लगा हो तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होगा, हमेशा लर्न करके रखेंगे, क्या होगा, अनुगमन वेग शून्य होगा। क्लियर है, मैंने समझा भी दिया, आपने यहाँ पे आंसर ये लिखा हुआ है, ये क्या होगा, शून्य होगा। कैसे शून्य होता है वो मैंने बताया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ओमी तथा अनओमी प्रतिरोधों के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींचिए। अब देखिए ये ग्राफ कैसा होता है, ये आपको हमेशा माइंड में सेट करना होगा। ओम्स लॉ के लिए हम लोग जो पढ़ते थे V = IR आता था, वहाँ से R क्या होता था, V/I, यानी V और I के बीच जो ग्राफ बनता था हमारा कैसा ग्राफ होता था, एक स्ट्रेट लाइन होता था ग्राफ। ठीक है, किसके बीच में, V और I के बीच में क्या होता था, R उसका क्या होता था, कांस्टेंट होता था हमेशा। ठीक है, तो ये किसके था, ओमी के लिए था, यानी ओमी प्रतिरोध आप लिखकर टंगस्टन तार मान लेते हैं ओमी प्रतिरोध। उसके लिए हमारा I और V का डायग्राम क्या हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा। और सेकेंड अगर हम लोग देखें अनओमी प्रतिरोध के बारे में, तो अनओमी प्रतिरोध हमारा जैसे टॉर्च बल्ब ले लिए, तो इनका जो I और V का ग्राफ जो बनता है वो कैसा हो जाता है, ये कर्व टाइप में कुछ आ जाता है। I और V का ग्राफ अनओमी चालक के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कुछ कर्व टाइप में आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से, अगर ग्राफ के बारे में पूछता है तो तुरंत आप डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, आवेश की गतिशीलता की परिभाषा लिखिए। अब देखिए आवेश की गतिशीलता के बारे में पढ़ना है कि आवेश की गतिशीलता क्या होती है, कैसे परिभाषा लिखेंगे, आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है। देखिए क्या दिया गया है, एकांक वैद्युत क्षेत्र, एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों की अनुगमन चाल को आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। यानी क्या दिया है, यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा इसको म्यू नॉट से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, किससे, म्यू नॉट से। यानी म्यू नॉट = क्या दिया है, VD/E, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। लेकिन परिभाषा कैसे लिखेंगे कि एकांक वैद्युत क्षेत्र में, यानी एकांक वैद्युत क्षेत्र हमारा हो गया, उसमें आवेशों की वाहकों की अनुगमन चाल को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश वाहकों गतिशीलता बोलते हैं। गतिशीलता यानी देखा जाए कि प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र हमारा जो है, प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र में उसकी अनुगमन वेग है क्या, वही उसकी क्या हो जाएगी, गतिशीलता हो जाएगी। भाई हाँ इतना स्पीड से ये चल रहा है। क्लियर है, तो यही होता है आपका क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी को बोलते हैं म्यू E = VD/E। तो ये आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, VD आपका अनुगमन हो गया, E आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया। क्लियर है, तो इस तरीके से देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है यूपी बोर्ड में। तो आप ये परिभाषा लिख के इस तरीके से आप फॉर्मूला लिख दीजिए। चलिए देख लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, समझ लीजिए इसको। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। क्या दिया है, एक 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के सिरों पर विभवांतर कितना
होगा। चलिए आइए देखिए, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ई का मान हमको क्या है, दिया हुआ है ई इक्वल टू 1.5 वोल्ट। हमें क्या है, आंतरिक प्रतिरोध भी दिया है और बाह्य प्रतिरोध भी दिया हुआ है, आंतरिक और बाह्य दोनों दिया हुआ है। तो ठीक है, आंतरिक बाह्य दोनों दिया है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है अगर हम लोग देखें तो ई इक्वल टू क्या बनता है, ई इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला बनता है V प्लस आई इंटू स्मॉल आर, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग देखें हमें क्या चाहिए, विभवांतर V का मान निकालना है, तो V के लिए क्या फार्मूला बन जाएगा, V इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 1.5 विद्युत वाहक बल वाले सेल का, यानी E का मान 1.5 दिया हुआ है, स्मॉल r की वैल्यू पता है आंतरिक प्रतिरोध, और ये पता है। अगर हम लोग कैपिटल I की वैल्यू निकाल लें, यानी धारा का मान अगर हम लोग निकाल लें, तो हम लोग देखेंगे कि हमें उनके सिरों के बीच विभवांतर का मान मिल जाएगा। तो I की वैल्यू कैसे निकाला है, I की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है, I की वैल्यू क्या होती है, I इक्वल टू ई अपॉन में R प्लस आर होता है। क्लियर है, R प्लस आर होता है। यहाँ से देखिए E का मान दिया है, यहाँ पर देखते रहिए, आपको यहीं पर समझाते जा रहा हूँ मैं। E का मान 1.5 दिया है, कैपिटल R 2.9 दिया है, स्मॉल r 0.1 दिया है, यानी बाह्य प्रतिरोध का मान 2.9 है, आंतरिक प्रतिरोध का मान 0.1 है। तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो धारा का मान क्या आएगा, 0.5 एम्पियर धारा का मान आ जाएगा आपका। अब धारा का मान मिल गया, तो धारा का मान उठा के सीधे इस वाले फॉर्मूले में हम लोग रख देंगे। किस वाले फॉर्मूले में, V इक्वल टू ई माइनस आई, यहाँ क्या होगा, R होगा, R होगा। यहाँ पे E का मान 1.5 दिया हुआ है, I का मान 0.5 आ गया, स्मॉल r यानी आंतरिक प्रतिरोध का मान 0.1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 0.1 का मान इस तरीके से पुट कर देंगे, तो यहाँ हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 1.45 वोल्ट। 1.45 वोल्ट हमारा उनके सिरों के बीच विभवांतर हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो पहले देख लेते हैं क्या क्या मान दिया हुआ है, क्या क्या पूछ रहा है। ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे और इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको देख लीजिए। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। देखिए, बाह्य प्रतिरोध के बारे में हम लोग तो पढ़ लिए थे कि चालक का प्रतिरोध, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। चालक का प्रतिरोध के बारे में हम लोग जानते हैं किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध का किस पे निर्भर करता है ये आपको लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पर दिया हुआ है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारणों पर निर्भर करता है। किस किस कारक पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोडों के घोल में डूबे क्षेत्रफल पर। अब इलेक्ट्रोड के घोल में डूबे क्षेत्रफल पर, कितना इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल जो है घोल में डूबा हुआ है, ठीक है। सेकेंड क्या, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। अब उनके इलेक्ट्रोड का जो है बीच की दूरी कितनी है उस पर निर्भर करता है। और तीसरा, घोल की सांद्रता पर, उसकी सांद्रता, घोल की जो सांद्रता बनाई गई है वो क्या है, उसकी सांद्रता में निर्भर करता है। यानी तीन चीज़ों पर निर्भर करेगा। क्या, पहला क्या है हमारा जो इलेक्ट्रोड के कितना क्षेत्रफल उसका घोल में डूबा हुआ है, दूसरा कितनी दूरी पर है, और तीसरा घोल की सांद्रता पर। तो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा कि हमारा आंतरिक प्रतिरोध किसी सेल का किन किन चीज़ों पर, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ से आप इसको देख लेंगे, इसको लर्न कर लेंगे आप लोग। तो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, आप डायरेक्ट 2-3 पॉइंट जो भी दिया हुआ है उसके बारे में आप लिख देंगे बारी बारी से। बाकी ये आपका क्वेश्चन है, समझ में आया होगा इसको। चलिए देख लीजिए इसको, उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन अगर ना समझ में आया एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। फॉर्मूला हमको पता है कि वैद्युत वाहक बल, उनके सिरों के बीच विभवांतर, उनके आंतरिक प्रतिरोध और उनमें प्रवाहित धारा का मान में क्या रिलेशन होता है। तो ये होता है फार्मूला इक्वल टू V प्लस आई आर। यहाँ पे सारी चीज़ें वैद्युत वाहक, अच्छा एक चीज़ ध्यान देंगे, ये V का मान नहीं दिया है,
आपका लिखा है कि इतना वोल्ट क्या है, विद्युत वाहक बल दिया हुआ है, विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध ये है। यानी ई का मान यहाँ पर दिया था, आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस दिया था, और बाह्य प्रतिरोध एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का भी मान दिया था। इस फॉर्मूले से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ धारा निकाल लिया। जब धारा मिल गया हमको, सीधे क्या किया हम लोग, इस वाले फॉर्मूले में हम लोगों ने क्या कर दिया, पुट कर दिया ई माइनस आई आर में। ई का मान दिया है, आई का मान निकाल ही लिए थे हम लोग, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई थी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? चलिए देख लीजिए इसको। इसमें अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ख़त्म, थैंक यू। देखिए हम लोगों ने क्या किया, आज की वीडियो ने हम लोग क्या क्या पढ़े, बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में पढ़ा कि बहुविकल्पी प्रश्न में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कुछ बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व किए, कुछ हम लोगों ने अति लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व किया। आई होप, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा चीज़ें। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचाया जाएगा। तो क्लियर है आज के लिए। अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे नई चीज़ों के साथ। तो आज के लिए हम लोग अलविदा लेते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।